गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल स्टडी विथ आकाश पे। तो आज हम लोग कंप्लीट पूरा ब्लड टॉपिक कवर करने वाले, जिससे हमारे आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम और एनटीपीसी एग्ज़ाम और भी अन्य एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, ये सब में हमारी सहायता होगी। तो चलिए आज हम लोग पूरा कंप्लीट ब्लड टॉपिक को ख़त्म करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिलिंग। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले ब्लड, ठीक है। तो ब्लड, सबसे पहले ब्लड की बात करें तो ये केमिस्ट्री वाइज क्या है ये। तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें सॉलिड और लिक्विड पार्ट मिला होता है। लिक्विड जो होता है कि सॉल्वेंट होता है और जो सॉलिड होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल होता है, ठीक है। यानी कि सॉलिड जो होता है कम मात्रा में होता है और लिक्विड जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकली बात करें तो ये क्या है, देखिए गाइस, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू गाइस, ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसके पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच होता क्या है, इससे हम बात करें तो ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन जो है उस मात्रा में, मतलब उसमें कितना अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी को बोला जाता है पीएच वैल्यू, ठीक है। इसका रेंज जो होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। अगर 7 हुआ तो ये जो सॉल्यूशन होता है उसका अगर पीएच वैल्यू 7 हुआ तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। और अगर 7 से नीचे हुआ तो एसिडिक होता है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो फिर बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो पीएच अब वैल्यू अगर ब्लड की बात करें तो उसका होता है 7.35 से 7.45। अप्रॉक्स में बात करें तो ये इसका कितना होता है? पीएच वैल्यू 7.4 होता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, अगर एनसीईआरटी लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन। मतलब क्या? अल्प भस्मीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अल्प भस्मीय। अब देखिए दो होता है, दो टर्म होता है, एक भस्म होता है यानी कि अल्कलाइन होता है, और एक होता है क्या? बेस, मतलब क्षार। एक होता है क्षार, एक होता है भस्म। तो भस्म तो हो गया जो मतलब कड़वा होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, 14 के बीच में होता है, 7 और 14 के बीच में होता है, ठीक है। और भस्म क्या बोलते हैं? मतलब भस्म तो ये हो गया, ठीक है। अब क्षार किसको बोलेंगे हम लोग? तो क्षार जो वैसे बेसिस, मतलब वैसे भस्म जो कि जल में सॉल्यूबल हैं, मतलब कि जल में घुल जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। वैसे भस्म जो जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वेट, चलिए अब लोग बात करने वाले वॉल्यूम के बारे में कि आखिर नॉर्मल पर्सन में, किसी नॉर्मल पर्सन के बॉडी में ब्लड होता कितना है। तो गाइज ब्लड जो होता है नॉर्मल पर्सन में अप्रोक्स 5 to 6 लीटर होता है। नॉर्मल पर्सन बात करें तो 50 से 70 किलो के आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, ठीक है। और अगर वेट की बात किया जाए तो वेट जो होता है बॉडी वेट के 7% अप्रॉक्स में होता है। जितना बॉडी वेट है उसका 7%। अगर 100 किलो का आदमी है तो उसके ब्लड मतलब उसमें 7 किलो ब्लड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 80 किलो का आदमी है तो उसमें कितना 5.6 लीटर ब्लड हो जाएंगे। तो ऐसा ही मतलब कि इसको डिटरमाइन किया जाता है वॉल्यूम 5 से 6 लीटर। एंड वेट जो होता है अप्रॉक्स में 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। जितना भी बॉडी का वेट है उसका 7% उसका ब्लड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। क्या कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड जो होता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक जो होता है लिक्विड पार्ट होता है और एक क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो होता है हल्का येलोइश टाइप होता है, येलो कलर का होता है। और सॉलिड पार्ट जो होता है रेड होता है, रेड होता है, मतलब अप्रॉक्स ज़्यादातर तो रेड ही होता है, ठीक है। तो देखिए लिक्विड पार्ट जो होता है, मैंने पहले ही बताया कि लिक्विड पार्ट जो होता है सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। तो सॉल्वेंट की तरह कार्य करने के कारण ये ज़्यादा मात्रा में होता है। तो लिक्विड पार्ट होता कितना है? तो 55% होता है, और इसको प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइज। प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है लिक्विड पार्ट को, येलो कलर का होता है। फिर सॉलिड पार्ट जो होता है रेड होता है, मतलब ज़्यादातर रेड ही होता है। और ये जो होता है 45% होता है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है, एक होता है सेल और एक होता है सेल मतलब कॉर्पोसल्स। तो हम आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं और रेड ब्लड कॉर्पोसल्स बोलेंगे। तो रेड ब्लड कॉर्पोसल बोलना ज़्यादा सही होता है। देखिए गाइस, मतलब कि कोई भी वैसा सेल, मतलब कि कोई भी कोशिका हो गया उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कॉर्पोसल किसको बोलेंगे? तो वैसे कोशिकाएं जो जल में तैरती हुई होती है, मतलब कि जो लिक्विड पार्ट में तैर रही होती है उसी को कॉर्पोसल्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड पार्ट जो होता है वो 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या गाइस? तो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे हम लोग अब प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में 55%, और जो जिसका रंग येलो होता है उसमें क्या क्या होता है, तो ये तो लिक्विड पार्ट होता है। इसमें देखिए लिक्विड होने के कारण इसमें 92% तो केवल वाटर होता है, अप्रॉक्स में 92% केवल और केवल वाटर होता है। फिर इसमें क्या होता है 7% जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है। 7% क्या होता है गाइस, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इसमें 4 मुख्य प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें एल्बुमिन हो गया 60%, ग्लोबुलिन हो गया 36%, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ये दोनों मिला के 4% होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन मिला के 4% होता है। और ये चारों की चारों प्रोटीन जो है कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है गाइस, कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए एल्बुमिन क्या करता है। एल्बुमिन जो प्लाज्मा में 60% होता है वो क्या करता है, ये ब्लड को विस्कोसिटी प्रदान करता है। क्या करता है, ब्लड को विस्कोसिटी प्रदान करता है, मतलब क्या, श्यानता प्रदान करता है, गाढ़ापन प्रदान करता है। ठीक है। अब ग्लोबुलिन क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी की तरह, ठीक डब्ल्यूबीसी की तरह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। और फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या करता है, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को क्लॉट करने में, थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए चूँकि ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन होते हैं तो रक्त को थक्का जम जाना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा कौन सा उसमें एजेंट है, मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो उसको थक्का नहीं जमने दे रहा है, तो गाइस वो होता है क्या, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। वह एजेंट मतलब कि वह कंपाउंड जो कि ब्लड में नसों में खून को जमने नहीं देता है, जो कि वेंस में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, उसी को एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है गाइस। तो नसों में खून को थक्का जमने नहीं देने वाला को ही एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं। और होता क्या है, तो ये होता है हिपेरिन। हिपेरिन होता है, यह कहाँ बनता है, तो ये यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है हमारे। और ये जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ना कि प्रोटीन है, ना कि हार्मोन है वगैरह, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। चलिए गाइस हो गया। अब देखिए 92% तो हमारा क्या था, वाटर था। फिर प्लस में 7% हमारा क्या था, प्रोटीन्स था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। एल्बुमिन हमको गाढ़ापन प्रदान कर रहा था, ग्लोबुलिन क्या कर रहा था, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा था, और फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा था, ये हम लोग को क्या मतलब कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद कर रहा था। ठीक है। अब बाकी अब यहाँ पे तो बचा है कितना, 100 टोटल होता है, तो 100 में से 1% और बचा है, तो बाकी 1% में क्या होता है, देखिए नीचे देखिए मिनरल्स, सॉल्ट, हार्मोन, ग्लूकोज, यूरिया और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब मिला के 1% में होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे के लिए किस तरह से सहायता करता है। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, पहला काम तो हो गया, यह रक्त को फ्लूइडिटी, तरलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तरलता, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि 92% अप्रॉक्स जल होता है, वाटर होता है, जिसके कारण ये तरलता प्रदान करता है। ठीक है। अब यह जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। थक्का कैसे बनाता है, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करता है। फिर यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। अब यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। आगे देखिए, यह रक्त के पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है, रक्त के पीएच वैल्यू को भी नियंत्रित करता है। और पूरे शरीर में पोषक तत्वों का संचार कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है, ना कि आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी और ना प्लेटलेट्स। कौन करता है पोषक तत्वों का संचार, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इसको ज़्यादातर मतलब ध्यान रखेंगे। इसको बोला क्या कि पूरी शरीर में पोषक तत्वों का संचार कौन करता है, तो ये प्लाज्मा करता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब प्लाज्मा का रंग जो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग पीला होता है। तो पीला किसके कारण होता है, तो पीला का इसमें एक बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है प्लाज्मा पीला होता है। और बिलीरुबिन बनता कहाँ पे है, तो बिलीरुबिन जो है यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। अब पिगमेंट होता क्या है, तो वे सभी कंपाउंड जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पिगमेंट कहा जाता है। कलर प्रोवाइडिंग कंपाउंड को पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब बिलीरुबिन हमारे शरीर में बढ़ जाता है तब क्या होता है, और घट जाता है तब क्या होता है। तो घटने पे वैसा कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लगता है तो शरीर में पीलापन बढ़ जाता है, और इसे पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो पीलिया रोग में होता क्या है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या, ब्लड का कंपोजिशन 2 होता है, एक प्लाज्मा 55% जो कि येलो होता है, और दूसरा क्या, ब्लड कॉर्पोसल्स जो कि सॉलिड पार्ट होता है, और ये हल्का रेड ही मैक्सिमम होता है, रेड। तो अब हम लोग देखेंगे सॉलिड पार्ट के बारे में, सॉलिड पार्ट में होता क्या क्या है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए सॉलिड पार्ट जो होता है 45% होता है, ठीक है। अब सेल कोशिका मतलब सेल जो होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग सेल, बॉडी लिविंग बॉडी हो गया। और कॉर्पसल्स क्या होता है, कणिका किसको कहते हैं, तैरने वाली कोशिकाओं को कॉर्पसल्स कहा जाता है, ठीक है गाइस। अब देखिए जो सॉलिड पार्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है गाइस। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रक्त बिंबाणु, ठीक है। तो आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट। आसान होगा याद करना, देखिए इरिथ्रो मतलब लाल रंग और साइट्स मतलब सेल या कॉर्पसल्स, तो इरिथ्रोसाइट। और वाइट का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ल्यूको, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हो गया जो कि पेड़ में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, अवर्णी लवक। वैसे ही यहाँ पे मतलब कि श्वेत को क्या कहा जाता है, ल्यूको, तो इसका नाम क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट्स, क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तब देखिए अब साइज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है साइज़ में, डब्ल्यूबीसी, उसके ये जो होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर तक का होता है। फिर उसके बाद होता है आरबीसी 6.5 से 8 माइक्रोमीटर। और उसके बाद होता है क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं नंबर के बारे में, ठीक है। तो नंबर में टोटल का जो तो 45% होता है, 45 में से 41% केवल जो होता है आरबीसी होता है, और बाकी ये दोनों मिला के 4% होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, नंबर्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा पहले हो जाएगा आरबीसी, फिर कौन, प्लेटलेट्स, और फिर कौन होता है, फिर होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है गाइस। अब इसका रेशियो की बात करें तो क्या होता है, ये होता है 600:40:1, ठीक है। आरबीसी अगर 600 है पूरे बॉडी में तो प्लेटलेट्स कितना हो जाएगा 40 और डब्ल्यूबीसी 1 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो बताइए हमारे बॉडी में कितना होता है, ये 600:1 हो जाएगा। और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछता है तो क्या हो जाता है, 1:40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कमी से या फिर अधिकता से कौन कौन सा रोग होता है। तो देखिए आरबीसी जब कम जाता है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। अरक्तता, रक्त क्षीणता, या फिर जिसमें मतलब कि रक्त कम जाता है, रक्त या फिर आयरन की मात्रा कम जाती है, आरबीसी कम जाता है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। और जब अधिक हो जाता है तब क्या कहते हैं इसको, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया ये ज़्यादातर अफ्रीका का एक ट्राइब है जो कि वाइन पीता है लोहे के बर्तन में, जिसके कारण उसमें पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, जिसमें लाल चकत्ता हो जाता है, मतलब उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जब कम जाएगा तो क्या होगा, देखिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बॉडी को रोगों से लड़ने में मदद करता है। अब देखिए अगर डब्ल्यूबीसी कम जाएगा तो क्या होगा, रोग से नहीं लड़ पाएगा हमारा बॉडी, तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया। इसको नाम है ऐसे ल्यूकोसाइटोपेनिया। और वैसे फ्रीक्वेंट डिजीज बहुत सारे, जैसे छोटे छोटे डिजीज भी हम लोग पे हावी हो जाएंगे, हम लोग का जो बॉडी है उससे मतलब हमें रक्षा नहीं प्रदान कर पाएगा, उसे हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाने के कारण उसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसका एक साइंटिफिक नाम है क्या, ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाने के कारण ल्यूकेमिया, और कम हो जाने के कारण बहुत सारे फ्रिक्वेंट डिजीज हो जाते हैं। और आरबीसी जब ज़्यादा होता है तब क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया, और फिर कम हो जाता है तो एनीमिया, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या करता है काम हमारे बॉडी में, यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है, ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो जब ये कम जाएगा तो क्या होगा, ब्लड कहीं से अगर कट गया तो वहाँ से जल्दी खून रुकेगा नहीं, तो यहाँ पे हमको ब्लीडिंग या फिर हैमरेज होने की चांस होता है, ब्लीडिंग या फिर हैमरेज होने का चांस होता है, इसको रक्तस्राव कहते हैं। फिर और इसका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बो मतलब कि वही थ्रोम्बोसाइट मतलब कि क्या, प्लेटलेट्स, और पेनिया मतलब कमी, और अधिकतर कारण थ्रोम्बोसिस, जैसे क्या था वहाँ पे आरबीसी के लिए क्या था, पॉलीसाइथेमिया, तो इसे यहाँ पे थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में और डीप में। आरबीसी में क्या होता है, एक कलर पिगमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और इसमें कुछ कलर प्रोवाइडिंग एजेंट भी होता है, प्रोटीन जो कि खून को क्या करता है, लाल करने में मदद करता है। और इसमें आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन। तो बायोलॉजी में खून के लिए हिम यहाँ पे ये रूट वर्ड है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए
जो हमारे आयरन जो होता है हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, आयरन हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, ठीक है गाइस। आयरन हमारे बॉडी में बहुत सारे फूड की मदद से पहुंचता है। डायरेक्ट हम लोग आयरन नहीं खाते हैं, बल्कि हम लोग फूड के माध्यम से हम लोग आयरन को लेते हैं। जैसे देखिए स्पिनच हो गया, मतलब कि पालक हो गया, जैगरी मतलब गुड़, आंवला, सेब, ये सब से हम लोग को क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग जाना क्या, सेंट्रल मेटल ऑफ ग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल क्या होता है, उसके केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्या, आयरन। अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या कि बायोलॉजी में ब्लड के लिए हीम, HAEM, हीमो इसका यूज किया जाता है, तो इसी से क्या बना है, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, हेमेटोलॉजी, ठीक है गाइस। अब देखिए और नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये जो होता है 12 से 16 ग्राम पर यूनिट होता है। और फीमेल में बात किया जाए तो कम होता है थोड़ा सा, और मेल में हल्का ज़्यादा होता है। ये फीमेल में 12 से 15 यूनिट होता है, ग्राम पर यूनिट, और मेल में जो होता है 13 से 16 ग्राम पर यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा और अधिकता से क्या होगा, तो जो रोग हमें RBC की कमी से या फिर अधिकता से होता है, वही रोग हमको हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर अधिकता से होता है। जैसे कि RBC की कमी से क्या हो रहा था, हम लोगों को RBC की कमी से एनीमिया हो रहा था, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, RBC की कमी से हम लोग क्या हो रहा था, एनीमिया हो रहा था। तो वैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है, और अधिकता से वहाँ पे पॉलीसाइथेमिया हो रहा था, और यहाँ भी पॉलीसाइथेमिया होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। क्या क्या फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, तो पहला होता है क्या कि ये थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है, यह हमारे मतलब कि क्या श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन को लेता है और फिर इसको सेल तक पहुंचाता है। अर्थात क्या करता है, ऊर्जा के निर्माण में सहायता करता है। देखिए यहाँ पे एयर है, वायुमंडल में एयर, हम लोग एयर को खींचे मतलब श्वास लिए, ठीक है, तो एयर आया हमारे लंग्स में, यहाँ पे आता है हीमोग्लोबिन वेंस के माध्यम से, और यहाँ से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जाता है कहाँ पे, सेल पे जाता है, सेल के पास जाता है। अब सेल क्या करता है, वहाँ पे सेल के पास ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, और साथ में साथ क्या होता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर हीमोग्लोबिन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये फिर जाता है कहाँ, लंग्स में, और लंग्स में फिर यहाँ से फिर बाहर निकल जाता है हवा में, ठीक है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है कितने अणु ऑक्सीजन के ले जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के कितने अणु ले जा सकते हैं, तो 4 अणु, मतलब कि 4O2 इतना ले जा सकता है। और अगर परमाणु की बात करें तो इसमें कितना, एक में 2 परमाणु, तो 4 में 8 परमाणु हो गया, तो 8 परमाणु को ले जा सकता है या फिर 4 अणु को ले जा सकता है। एक यूनिट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणु को ले जा सकता है, तो ये 4 अणु को ले जा सकता है और 8 परमाणु को ले जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए लोहे में जो फेरस का 2 ग्रुप होता है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक, जिसका एक में +2 होता है और एक में +3 होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो ये फेरस पाया जाता है। कौन पाया जाता है, फेरस मैक्सिमम पाया जाता है, और दोनों होता है, लेकिन फेरस ज़्यादा होता है और फेरिक कम होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ फैक्ट बात करेंगे, जैसे कि सोने समय RBC का संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या होता है, 5% से कम जाता है। क्या होता है गाइस, 5% से घट जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इस VVI है, मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ होता है, तो ये किसके साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये होता है। ये जितना तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है उससे 300 गुना तेज़ी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है क्या कि पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पे RBC पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में जाते तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्यों घटता है, क्योंकि एयर कम हो जाता है वहाँ पे, तो एयर कम हो जाने के कारण उसमें ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, और हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन क्या, ज़्यादा। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहने मतलब लेने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, RBC की मात्रा को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 30% बढ़ जाता है। और यहाँ पे प्रोसेस है, जैसे कि देखिए RBC और O2 के बीच में एनर्जी जो रिलीज होता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन घटेगा RBC बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा RBC घटेगा, ठीक है। तो जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं तो क्या होता है कि किडनी से हमको इरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन निकलता है, जो कि RBC फॉर्मेशन में सहायता करता है। अब
देखिएगा इस हीमोग्लोबिन का दूसरा कार्य हम बता ही दिए क्या कि ये CO2 को बाहर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब लोग जानेंगे क्या RBC के बारे में टोटल डीप में। ठीक है, अब देखिए पहले RBC का शेप कैसा होता है। तो ये देखिए ये 2 स्टेज में होता है। एक होता है इमेच्योर स्टेज, जैसे कि जो शुरुआती स्टेज होता है वो, और एक होता है मैच्योर स्टेज, जो कि मतलब कि जब बड़ा हो जाता है RBC तब उसके बाद देखिए। तो इमेच्योर स्टेज कब तक होता है, 0 से लेकर जब से पैदा होता है उसके 30 दिन तक होता है इमेच्योर स्टेज, और उसके बाद जो होता है विकसित हो जाता है। तो जब इमेच्योर स्टेज में रहता है तो देखिए इसका साइज कैसा होता है। इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है, जैसे कि स्फेरिकल शेप में होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और केंद्रक भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन देखिएगा जब बाइकॉन्केव होता है, मतलब कि जब मैच्योर हो जाता है 30 दिन के बाद हो जाता है, तब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ये बाइकॉन्केव हो जाता है, द्विअवतलीय हो जाता है, कुछ इस प्रकार का, मतलब कुछ इस प्रकार की। तो सिकल सेल एनीमिया हो गया, ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा वाला। और इसमें न्यूक्लियस भी ख़त्म हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि कैमल हो गया, लामा हो गया, इनके RBC में जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। और देखिए लाइफ स्पैन ऑफ मतलब कि RBC क्या होता है, RBC कितने दिनों तक जीवित रहता है, ये 20 से 120 दिन तक जीवित रहता है। क्या होता है, 20 से 120 दिन तक जीवित रहता है। अब ये बनता कहाँ पे है, RBC बनता कहाँ पे है, तो RBC का उत्पत्ति जो होता है बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब बोन मैरो कहाँ कहाँ होता है, जो भी लंबी हड्डी होती है उसमें पाया जाता है बोन मैरो, जैसे लेग फीमर हो गया, जांग की हड्डी हो गया, फिर बैक बोन, रीढ़ की हड्डी हो गया, ये सबको लॉन्ग बोन कहा जाता है। इन सब में बोन मैरो पाया जाता है, और यहीं पे RBC WBC का वगैरह वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है गाइस, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जब हम एम्ब्रायो स्टेज में होते हैं, मतलब कि भ्रूणीय अवस्था में, कहाँ पे ये बनता है RBC, तो ये बनता है कहाँ, गर्भ से 8 सप्ताह के बच्चे को भ्रूणीय अवस्था में कहते हैं। और यहाँ पे RBC जो है लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। गर्भ अवस्था में कहाँ पे बनता है RBC, तो ये लीवर में बनता है। ठीक है, चलिए RBC बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो मतलब RBC और पोइसिस मतलब बनना, मतलब इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, RBC का कब्रिस्तान कौन सा होता है, मतलब कहाँ पे RBC मरता है, तो ये कहाँ पे, पलीहा, इसी को तिल्ली कहा जाता है, और इसी को स्प्लीन भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है, लेफ्ट जो किडनी होता है, लेफ्ट साइड वाला किडनी होता है उसके पीछे, जस्ट पीछे स्थित रहता है। ठीक है, और कभी कभी यकृत में भी मर जाता है लीवर, मतलब कि कभी कभी यकृत में भी RBC मर जाता है। और ये ब्लड डोनेशन का कुछ एक टॉपिक है, इसको समझना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपने खुद समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं WBC के बारे में। ठीक है, चलिए WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, पता है आपको, पीछे बता चुके क्या, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका एवरेज नंबर जो होता है 6000 से 8000 होता है। कितना होता है गाइस, 6000 से 8000 तक होता है। ठीक है, अब इसको बहुत सारे उपनाम, टाइटल दिया गया है, जैसे सोल्जर ऑफ बॉडी, क्योंकि क्या करता है, ये हमारे बॉडी को अन्य रोगाणुओं से रक्षा करता है, बाहर के रोगाणुओं से रक्षा करता है, इसलिए सोल्जर ऑफ बॉडी या फिर बॉडी गार्ड ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है, बाहर से आने वाले रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। फैक्ट अबाउट WBC, तो इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है, जस्ट लाइक अमीबा की तरह होता है। अमीबा शेप इसको कह सकते हैं, अनियमित होता है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। और इसमें देखिए जो इसका लाइफ स्पैन होता है, ये मतलब कि WBC जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है, तो सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, इसलिए मतलब कि यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेट लेके चला जाता है। ये 2 से 5 दिन होता है, और कहीं कहीं आंसर इसका अप टू 21 दिन भी देता है। ये दोनों एग्जाम का ही आंसर है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, तो इससे सहायता होगा। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जस्ट लाइक RBC, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लॉन्ग बोन में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और एम्ब्रायो स्टेज में भी ये भी कहाँ बनता है, एम्ब्रायो स्टेज में बनता है लीवर में। ठीक है गाइस, कहाँ पे बनता है, एम्ब्रायो स्टेज में लीवर में ही बनता है। और ग्रेवयार्ड कहाँ कहा जाता है, जैसे देखिए जैसे RBC मर रहा था कहाँ पे, स्प्लीन में, प्लीहा में, तिल्ली में, वैसे ही WBC कहाँ पे मरता है, तो ये मरता है लीवर में,
या तो लीवर में या फिर ब्लड में ही मर जाता है, ठीक है गाइस। और जैसे आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, वैसे ही डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। अब देखिए गाइस, डब्ल्यूबीसी जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है मिलने मतलब कि ऐसे बहुत टाइप का होता है, लेकिन मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला ग्रेनुलोसाइट्स कनिकामय, जिसमें केंद्रक मतलब कि ज़्यादा पाया जाता है, एक से ज़्यादा पाया जाता है। और अग्रेनुलोसाइट मतलब कि अकनिकामय, जिसमें केवल और केवल एक केंद्रक पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केंद्रक तो पाया जाएगा, चाहे एक पाया जाएगा या फिर एक से ज़्यादा, लेकिन केंद्रक पाया जाएगा। ना कि आज जैसे आरबीसी हो गया, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट हो गया और ए ग्रेनुलोसाइट हो गया। तो ए ग्रेनुलोसाइट दो तरह का, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। क्या क्या, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, एक हो गया मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। अब एक ग्रेनुलोसाइट क्या हो गया, तो ग्रेनुलोसाइट दो मतलब कि जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो उसमें क्या कौन कौन सा आता है, इसाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इसाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीन्यूक्लिएटेड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। और इसाइनोफिल बाइलोब्ड होता है, और ये बेसोफिल होता है बाइलोब्ड भी हो सकता है और ट्राइलोब्ड भी हो सकता है। मतलब क्या, इसमें इसाइनोफिल में दो केंद्रक पाया जाता है, बेसोफिल में दो या तीन केंद्रक पाया जाता है। और न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि अधिकतर मतलब ज़्यादा मात्रा में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे इसके बारे में और डीप में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये साइज ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल का है। तो हम लोग पता है कि इरिथ्रोसाइट हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, 6.5 से 8 होता है। अब यहाँ पे मेन जो है डब्ल्यूबीसी से फोकस करते हैं हम लोग। देखिए डब्ल्यूबीसी हम लोग कितने टाइप का पढ़े अभी, एक पढ़े न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, और ये फिर ग्रेनुलोसाइट वाला मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या क्या, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखिए सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन होता है, तो ये मोनोसाइट का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनुलोसाइट का लिम्फोसाइट। सबसे छोटा कौन होता है, लिम्फोसाइट। ये किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी के ए ग्रेनुलोसाइट का दो टाइप जो होता है, कौन कौन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में से एक है लिम्फोसाइट। सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, लिम्फोसाइट। सबसे छोटा कौन होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन होता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन होता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, ठीक है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन हो गया, मोनोसाइट। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होगा, तो देखिए जिसके पास ज़्यादा केंद्रक होगा वो सबसे ज़्यादा नंबर में होगा। तो सबसे ज़्यादा केंद्रक किसके पास था, न्यूट्रोफिल्स के पास था। तो सबसे ज़्यादा केंद्रक किसका हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स के पास था, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है। और मिनिमम जो नंबर होता है किसका, मिनिमम जो होता है बेसोफिल, मिनिमम बेसोफिल का होता है, ठीक है। और अब इसका जीवन काल का बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का होता है 2 से 5 दिन। और फिर इसाइनोफिल का होता है कितने, 7 से 12 दिन। फिर बेसोफिल का होता है 12 से 15 दिन। और लिम्फोसाइट 1.5 से 1 दिन। और मोनोसाइट का 2 से 5 दिन। और साइज की बात करें तो सबसे मतलब कि ये तो सब बराबर होता है, 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15। लिम्फोसाइट 6 से 12 और फिर मोनोसाइट 12 से 20 होता है। मतलब सबसे बड़ा कौन होता है, मोनोसाइट हो गया। सबसे छोटा कौन हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। और सबसे ज़्यादा कौन हो गया, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन हो गया, बेसोफिल्स, ठीक है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं एक बार और यहाँ पे बिना देखे। देखिए सबसे ज़्यादा कौन, न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम कौन, बेसोफिल्स। फिर सबसे बड़ा कौन, मोनोसाइट। और सबसे छोटा कौन, लिम्फोसाइट। याद हो गया होगा आपको। चलिए तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, ऐसे और भी याद हो जाएगा अच्छा से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए लाइक यहाँ पे पूछा है क्या कि लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सा, ऑप्शन देखिएगा, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। तो कौन हम लोग अभी पढ़ के आए क्या, सबसे बड़ा कौन होता है, मोनोसाइट होता है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग टेबल को पूरा नहीं देख पाए थे। देखिए यहाँ पे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और उससे भी छोटा कौन होता है, प्लेटलेट्स। हम लोग आपको शुरू में बता चुके हैं साइज के आधार पे। सबसे बड़ा कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद क्या होता है, आरबीसी, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन होता है, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन है। अगर प्लेटलेट्स नहीं रहता तो क्या लगाते हैं हम लोग, लिम्फोसाइट लगाते हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं रहता तो क्या लगाते हैं हम लोग, लिम्फोसाइट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स है, तो क्या है, प्लेटलेट्स है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखेंगे जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ WBC हैं वो काम क्या करते हैं, आखिर उनका अलग अलग होने का मतलब क्या है, उनका अलग अलग मतलब कि जैसे RBC में सब एक ही तरह का है वैसे ही वो एक तरह का क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है। तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जैसे देखिए पहला क्या है, बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव तत्व हैं, उनसे मतलब कि हमको बेसोफिल प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। क्या करता है, ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, इट आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन एंड फर्स्ट मतलब कि पहले आइडेंटिफाई करता है इन्फेक्शन को एंड देन रिलीज अ केमिकल नेम हिस्टामिन। ये हिस्टामिन रिलीज करता है जो कि क्या करता है, इसाइनोफिल को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, इसाइनोफिल को एक्टिवेट करता है। तो बेसोफिल का कार्य क्या हो गया, तो ये तो हम लोग को नॉन लिविंग थिंग्स से सहायता मतलब क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है नॉन लिविंग थिंग्स से। और ये क्या करता है कि पहले तो एलर्जी को या फिर इन्फेक्शन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, देन क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन क्या करता है, जाके इसाइनोफिल को जगाता है। क्या करता है, इसाइनोफिल को जगाता है। फिर देखिए अब हिस्टामिन होता क्या है, ये प्रोटीन होता है जो कि लीवर में बनता है। अब इसाइनोफिल क्या करेगा, अब ये इसाइनोफिल इट प्रोवाइड आल्सो इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉन लिविंग थिंग्स बाय प्रोड्यूसिंग एलर्जी। अब देखिए जैसे ही बेसोफिल क्या किया, हिस्टामिन रिलीज किया, अब वो आया इसाइनोफिल को जगाया। अब इसाइनोफिल भी क्या करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स से ही हम लोग को क्या सहायता प्रदान करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और ये क्या करता है, ये कैसे प्रोवाइड करता है, तो हिस्टामिन रिलीज नहीं करके मतलब क्या एलर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे क्या करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करके हम लोगों को सहायता करता है। तो अगर इसाइनोफिल ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इसाइनोफिल के कारण हाइपर एलर्जिक हो जाएंगे हम लोग को, थोड़ा थोड़ा पे ज़्यादा एलर्जी होने लगेगा। तो इस प्रकार बेसोफिल क्लियर हो गया। हिस्टामिन रिलीज करता है, नॉन लिविंग थिंग से सहायता करता है मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर इसाइनोफिल बेसोफिल द्वारा प्रोड्यूस हिस्टामिन जाके क्या करता है, इसाइनोफिल को एक्टिवेट करता है। फिर इसाइनोफिल क्या करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करके हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब इसाइनोफिल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर एलर्जिक हम लोग हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है कि ये शुद्ध सजीवों से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब शुद्ध सजीव कहने का क्या तात्पर्य है, तो एक होता है वायरस। तो पहले वायरस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को शुद्ध सजीव पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वायरस क्या होता है, देखिए वायरस लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये क्या है, लिंक बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच में, निर्जीव और सजीव के बीच में कड़ी की तरह कार्य करता है। अब जब ये बॉडी किसी सजीव के बॉडी के बाहर रहेगा तो ये नॉन लिविंग की तरह कार्य करेगा, और जैसे ही सजीव के अंदर आ जाएगा तो ये लिविंग की तरह कार्य करने लगेगा। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, मतलब क्या करता है, ये शुद्ध सजीवों से रक्षा प्रदान करता है। अर्थात ये बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, कवक हो गया, इन सभी से रक्षा करता है। कौन हमारा, तो ये न्यूट्रोफिल्स रक्षा करता है। ठीक है, कौन रक्षा करता है, हमारा न्यूट्रोफिल्स रक्षा करता है। अब कैसे रक्षा करता है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, इट मेनली प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट प्योर लिविंग थिंग्स बाय प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये क्या करता है, सेल को खा के, सेल को पी के उसको पचा जाता है। क्या करता है, इट प्रोवाइड अगेंस्ट इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी अगेंस्ट प्योर लिविंग थिंग्स, ये बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, ये सब के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, उसको खा के, उसको पी के, ऐसे फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, मतलब कि उसको खा के पी के उसको पचा जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, और भी इसका बहुत सारा काम हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शुद्ध सजीव नहीं आया तो कोई आ गया, तो फिर वो अदर WBC के पार्ट को क्या करता है, एक्टिवेट करने में मदद करता है। घाव भरने में मदद कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स की मदद करता है। ठीक है, अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, ये फॉरेन पार्टिकल होता है जो शरीर के बाहर से हमारे बॉडी में एंटर होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और इसी से मतलब कि इसको मारने के लिए, इससे हमारे शरीर को बचाने के लिए क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में आफ्टर द एंटीजन, जब हमारे बॉडी में आता है तब। और ये क्या करता है, एंटीजन को मारता है और उससे हमको रक्षा प्रोवाइड करता है, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, हम लोग उसको क्या, मतलब उसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, की लॉक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं हम लोग, की लॉक रिलेशनशिप कहते हैं। और ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया, जैसे मतलब कि समझने के लिए बस ये स्ट्रक्चर का है।
तो ये कोरोना हो गया, ये मंकी पॉक्स का वायरस हो गया, ये एड्स का वायरस हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, इन एडवांस इम्यूनिटी मेनली 2 टर्म्स आर यूज्ड। तो हम लोग पहले पढ़ लिए क्या, निर्जीवों से सुरक्षा कैसे, हिस्टामिन रिलीज करता है बेसोफिल, फिर वो क्या करता है इसाइनोफिल को एक्टिवेट करता है, और इसाइनोफिल क्या करता है एलर्जी प्रोड्यूस करता है। निर्जीव से हो गया। अब देखिए शुद्ध सजीव से रक्षा कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। कैसे करता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग, ऐसे करके हम लोग को शुद्ध सजीव से रक्षा हो गया। अब मेन जो होता है हमारे लिए जो डिजीज काउज करता है वो होता है क्या, वायरस, जो कि ना तो शुद्ध सजीव है और ना ही शुद्ध निर्जीव है। जब वो शरीर के बाहर रहता है तो निर्जीव की तरह कार्य करता है, और जब शरीर के अंदर जाता है तो वो सजीव की तरह कार्य करने लगता है। तो उससे हम लोगों को इम्यूनिटी कैसे मिलेगा, उसके बारे में जानकारी हम लोग को एडवांस इम्यूनिटी में मिलता है। तो इसके बारे में देखिए, इसमें 2 टर्म यूज होता है क्या, एक होता है एंटीजन और एक होता है क्या, एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या होता है, दे आर मेनली फॉरेन पार्टिकल जो शरीर के बाहर से आता है, और ये हेल्प करता है क्या, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। शरीर के बाहर से आता है तो शरीर से बाहर से आता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इससे बचाने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडी रिलीज होता है, एंटीबॉडी बनता है। आप देखिए क्या होता है एंटीबॉडी, इट इज़ अ प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट एंड गुड फॉर आवर बॉडी एंड हेल्प द किलिंग ऑफ एंटीजेंस। क्या करता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो किसके द्वारा बनता है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा, और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और ये मदद करता है किलिंग ऑफ एंटीजन में, एंटीजन को मारने में हमारी मदद करता है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हम लोग जान चुके क्या, रिलेशन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, की एंड लॉक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे और डीप में हल्का सा, जो लिम्फोसाइट होता है हम लोग क्या पढ़े, हम लोग तो पढ़ लिए क्या, ऑर्गेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ऑर्गेनुलोसाइट का क्या क्या टाइप होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट का इसाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो इसाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स का कार्य हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट जो होता है 2 तरह का होता है, क्या कौन कौन होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कौन कौन होता है गाइस, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ओरिजिन दोनों का तो एक ही जगह होता है, दोनों का ओरिजिन एक ही जगह होता है, दोनों का ओरिजिन बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, लेकिन जब मैच्योरिटी की बात आती है कि बड़ा कहाँ पे होता है, तो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बड़ा होता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होता है ये थाइमस में चला जाता है। कहाँ, थाइमस में चला जाता है और थाइमस में जाके बड़ा होता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, टी लिम्फोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट है ये 2 तरह का मेनली होता है, एक होता है टी हेल्पर सेल, एक होता है टी हेल्पर सेल, और एक क्या होता है साइटोटॉक्सिक सेल। एक होता है टी हेल्पर सेल और एक होता है क्या, साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल को CD4 सेल भी कहा जाता है और साइटोटॉक्सिक सेल को CD8 सेल भी कहा जाता है। अब देखिए सबका कार्य क्या क्या होता है। लिम्फोसाइट का टाइप हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए मोनोसाइट पहले क्या करता है, मोनोसाइट इट मेनली प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस बाय प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन। ठीक है, अब क्या करता है मोनोसाइट, साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है और वायरस से हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब इससे काम नहीं हो पाता है, इससे काम नहीं बन पाता है, तो क्या होता है फिर आता है टी हेल्पर सेल काम में आता है, मतलब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है। और जैसे इट आल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस बाय प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम साइटोकिन। तो साइटोकाइन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन, मोनोसाइट भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब उससे काम नहीं हो पाता है तो अब कौन आता है, टी हेल्पर सेल, इसको क्या कहा जाता है, CD4 सेल। और एक किसका टाइप है, टी लिम्फोसाइट का टाइप है। टी लिम्फोसाइट बनता है कहाँ पे, बोन मैरो बनता है, और मैच्योर कहाँ पे होता है, ये थाइमस में जाके मैच्योर होता है। ठीक है, अब देखिए टी हेल्पर सेल क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन रिलीज करेगा। अब ज़्यादा मात्रा में जो साइटोकाइन रिलीज होता है ये क्या करता है, आप देखिए जो ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन रिलीज होता है वो जाके बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे पढ़िएगा, साइटोकाइन प्रोड्यूस बाय टी हेल्पर सेल एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट एंड इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। देखिए साइटोकाइन जो प्रोड्यूस होता है किसे, टी हेल्पर सेल, वो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। और ये बी लिम्फोसाइट जैसे ही एक्टिवेट होता है 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो एक होता है क्या, देखिए आगे बताते हैं हम लोग। एक होता है फ्री एंटीबॉडी और दूसरा क्या होता है, फ्री एंटीबॉडी और दूसरा मेमोरी सेल। फ्री एंटीबॉडी क्या करता है, इट इज मिक्स इनटू प्लाज्मा एंड हेल्प इन द किलिंग ऑफ एंटीजन, जो फॉरेन पार्टिकल उसको मारने में मदद करता है। और मेमोरी सेल क्या करता है, इट हेल्प इन द मेमोराइजेशन ऑफ वायरस, मतलब कि अगर फिर दूसरी बार अगली बार वैसा ही सेम टाइप का वायरस हमारे बॉडी में आया तो ये मेमोरी सेल क्या करेगा कि हाँ ये तो पहले आ चुका है, इसको हम पहले ऐसे मारे हैं, तो इसका फिर से वो प्रोटीन रिलीज करेगा और वो वायरस को मार देगा। इसी को क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल। ठीक है,
अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं CD8 सेल के बारे में। CD8 सेल क्या करता है, तो ये इट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन टू द हेल्दी सेल, मतलब कि जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनके उसको छोड़ के जो कि हेल्दी सेल हैं उनको इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए CD8 सेल का यूज़ किया जाता है। टी मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल का यूज़ किया जाता है, साइटोटॉक्सिक सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन होता क्या है, ठीक है, चलिए तो पहले वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। वैक्सीनेशन का सब खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ये किसका वैक्सीन का खोज किया था, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का खोज किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। किनको, एडवर्ड जेनर को। वैक्सीन में होता क्या है, तो ये इसमें डीएक्टिवेटेड वायरस होता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी में। डीएक्टिवेटेड क्यों होता है, ताकि ये हमारे बॉडी को हार्म भी नहीं पहुँचाए, और जैसे ही ये बॉडी में जाता है तो इसको मारने के लिए हमारा क्या झट से एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाता है, और वो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी रिलीज करता है, और यहाँ से फिर हमारा मेमोरी सेल बन जाता है, ताकि फिर फ्यूचर में अगर कोई एक्टिव वायरस इस तरह का भी जाए हमारे बॉडी में तो मेमोरी सेल की मदद से हमारा जो एंटीबॉडी रिलीज हो जाए और वो वायरस को मार सके। इसके कारण इसको इंजेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, एम ऑफ वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन का एम क्या होता है, तो ये मैं हम अभी बता चुके क्या कि इट मेनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल। जब मेमोरी सेल रहेगा तो पता रहेगा हमको कि इस सेल वायरस को हम कैसे मारे थे, और दोबारा फिर उसको मारने में मदद करेगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे एक फैक्ट क्या है कि जो मेमोरी सेल का जो लाइफ स्पैन होता है ये जीवन भर होता है। जैसे कि कोई एक बीमारी हो जाता है वायरस से, तो उससे फिर क्या होता है कि दोबारा फिर मतलब कि अगर उसका डीएनए जो होता है, डीएनए रहेगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहेगा, तब उससे फिर हम दोबारा ग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो इसका लाइफ स्पैन कितना मेमोरी सेल का जीवन भर होता है। देखिए अब यहाँ पे दो तरीके का वायरस होता है। वायरस जो होता है दो तरीके का होता है। कौन कौन, अब देखिए इसमें दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, दो तरह का होता है। इसमें एक में डीएनए होता है और एक में क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जिसमें डीएनए होता है उसका तो स्ट्रक्चर फिक्स होता है, एंटीजन का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसको रेट्रोवायरस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा बदलते रहता है। लाइक कोरोना वायरस, जिसका जो वेरिएंट था हर बार बदल रहा था। जैसे कि जब मतलब कि टाइम चेंज हो रहा था, हर बार नया नया वेरिएंट आ रहा था। कभी कोविड-19 आ रहा था, तो कभी और भी बहुत सारा मतलब कि टाइप का कोरोना वायरस आया था। तो इसी के मतलब कि उसको आरएनए मतलब कि जिसमें क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रक्चर वाइज होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं की लॉक मतलब इंटरेक्शन होता है। तो जिस स्ट्रक्चर का जो होता है एंटीजन, उसी स्ट्रक्चर का एंटीबॉडी बन के उसको मतलब कि ख़त्म करता है। तो लेकिन आरएनए में होता क्या है कि हर बार स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है। हर बार स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण हमारा जो मेमोरी सेल बन नहीं पाता है। तो उसी प्रकार का एक बीमारी है एड्स। तो आइए एड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एड्स का पहले फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम किस में लगता है, तो वैसे बीमारी जिनका जो क्या बोलते हैं उसको, सिम्टम्स जो पता नहीं चल पाता है, उसमें कोई फिक्स सिम्टम नहीं होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है एड्स में, तो वैसे को सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये होता किसके कारण है, तो ये HIV के कारण होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। ठीक है, अब HIV करता क्या है, ये क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है, टी हेल्पर सेल को डैमेज कर देता है। अब देखिए टी हेल्पर सेल डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइटोकाइन एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अब साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और अगर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो क्या होगा, ना ही हमारा एंटीबॉडी बनेगा, ना ही हमारा मेमोरी सेल बनेगा। ठीक है, तो इसलिए HIV का अभी तक कोई मतलब खोज क्योर नहीं हो पाया है। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो मरना ही उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। वायरस ऑफ एड्स इन्फेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो हम लोग अभी पढ़ चुके क्या, टी हेल्पर सेल को मतलब कि इफेक्ट करता है। विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट, मतलब कि विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, हम लोग को इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो देखिए मोनोसाइट भी प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है, ये वायरस से प्रोवाइड करता है साइटोकाइन रिलीज करके। लिम्फोसाइट भी करता है, ये तो पूरा बताए हैं अभी क्या, बी लिम्फोसाइट होता है, फिर टी लिम्फोसाइट होता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है, मेमोरी सेल रिलीज करता है, और न्यूट्रोफिल्स भी क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस,
ये शुद्ध सजीवों से रक्षा करता है। लेकिन सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा। सबसे अच्छा आंसर कौन होगा, ल्यूकोसाइट, क्योंकि ये सब जो हैं ये सब तो ल्यूकोसाइट का ही टाइप है कि नहीं। तो सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इस लेक्चर में इतना मतलब हो जाएगा कि अब से मतलब कि जो भी क्वेश्चन आ गया ब्लड से रिलेटेड वो आपसे छूटेगा नहीं, अगर ध्यान से इसको कवर कर लेते हैं, इससे मतलब रोक रोक के नोट्स बना लेते हैं तब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये सबसे छोटा ब्लड सेल होता है कौन, प्लेटलेट्स। सबसे बड़ा कौन होता है, WBC। सबसे छोटा कौन होता है, प्लेटलेट्स। और बीच में कौन होता है, RBC। ठीक है, इसका साइज़ की बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है, वो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम हम अब क्या बताए थे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटिस मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। साइंटिफिक नेम क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, ब्लड को जमाने में मदद करता है। क्या करता है, ब्लड को जमाने में मदद करता है। ब्लड को जमाने के लिए कौन कौन सा प्रोटीन हम शुरुआत में बताए हैं, वो आप कमेंट कीजिए आंसर अगर आपको याद है तो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम बताते हैं। देखिए क्या क्या था, एक फाइब्रोनोजेन था और एक क्या था, प्रोथ्रोम्बिन था। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में लोग थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं क्या क्या होता है। इसका शेप जो होता है लाइक अमीबा, इरेगुलर होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे ये शेप में जो है WBC की तरह है, और स्ट्रक्चर में जैसे कि इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे में ये RBC की तरह हो गया। शेप में WBC की तरह अमीबा शेप, इरेगुलर शेप, लेकिन जो न्यूक्लियस जो होता है इसमें नहीं पाया जाता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जैसे कि RBC में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बताए थे जब RBC बताए थे कि 2 ऐसे प्रजाति हैं या फिर 2 ऐसे जीव हैं जिसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। वो कौन कौन सा, आपको कमेंट करना है आंसर। देखिए अब प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 7 दिन होता है, अप्रॉक्स में 7 दिन होता है, लगभग 1 वीक। ठीक है, चलिए ऑरिजिन ऑफ प्लेटलेट्स, ये बनता कहाँ पे, तो ये बनता है बोन मैरो में, फीमर, बैकबोन, लॉन्ग बोन अभी बताए थे। और एम्ब्रायो स्टेज में जस्ट लाइक यकृत, जैसे कि RBC WBC बनता है वैसे ही ये भी बनता है। और इसका ग्रेवयार्ड कौन होता है, तो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सबसे ज़रूरी पार्ट जो होता है, आखिर ब्लड जमता कैसे है, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या कहता है, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस। इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड लॉस को रोकने की प्रोसेस को ही हीमोस्टेसिस कहा जाता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। हीमोस्टेसिस में बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं इसमें, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे कि क्या क्या होता है, हीमोस्टेसिस consist of series of events, process and stages responsible for the rapid repair of any break in the vascular epithelium। ठीक है, मतलब कि जो भी मतलब कि नस में टूट फूट जाता है या फिर कट जाता है तो उसका रिपेयर कैसे होता है, ये बहुत सारे प्रोसेस में होता है। तो प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला तो अगर चोट लगेगा तभी तो ब्लड जमेगा, नहीं तो ऐसे कैसे अंदर जम सकता है। अंदर जमने का नहीं का कारण क्या है, हिपेरिन है, जो कि कहाँ पे बनता है, यकृत में बनता है। और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। तो जैसे ही अब मान लीजिए कट गया, कहीं पे चोट लग गया, ये फूट गया, तो वहाँ से खून निकलने लगा, तो पहला फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, नस सिकुड़ते हैं। फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स इकट्ठा होता है। फिर क्या होता है, फाइब्रिन प्लेटलेट्स को चिपका देता है। और इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड क्लॉट हो जाता है मतलब फिर ब्लड बहता नहीं है वहाँ से। ठीक है, तो अब इसमें केमिकल प्रोसेस क्या होता है, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। आज आपको पता चलेगा क्या कि ब्लड को जमाने में हमारे पेट का भी, आमाशय का भी सहायता होता है। देखिए कैसे, पहले तो हम लोग को चोट लगा, तो चोट लगा वहाँ से क्या मिलेगा, कैल्शियम आयन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, डैमेज सेल से मिलेगा जहाँ पे कट गया। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे होता है, हमारे प्लाज्मा में हम बताए थे कितना होता है ये प्रोथ्रोम्बिन, 4% के अप्रॉक्स में, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मिला के 4%। और फिर यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से मिलता है, डैमेज सेल से। और यहाँ पे थ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है, ये सब मिलकर क्या बनाता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन क्या काम करता है, ये पहले तो हेपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। हेपेरिन क्या करता है, हमारा ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। लेकिन हमको चाहिए क्या कि बाहर में ब्लड क्लॉट हो जाए। तो ब्लड क्लॉट हो जाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हेपेरिन को डीएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि वो ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या कि ब्लड को क्लॉट होने देना है। तो यहाँ पे पहले स्टेज में क्या होता है, डीएक्टिवेट करता है हेपेरिन को। अब देखिए
थ्रोम्बिन जो यहाँ से बना था, इस प्रोसेस से बना था थ्रोम्बिन, यहाँ पे आया, और यह फाइब्रोनोजन जो कि प्लाज्मा में है, मिल्क है, और यहाँ पे थ्रोम्बिनेज और पेप्सिन। देखिए यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम जहाँ कहाँ से मिलता है हमको, पेट से मिलता है, स्टोमच से मिलता है। तो ये मिल के क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। क्या बन गया, फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या होता है, फिर प्लेटलेट से सट के और वहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे एक ऐसे मान लेते कट गया है, तो यहाँ पे पहले प्लेटलेट्स आके जम गया, प्लेटलेट्स जम गया। अब क्या होता है, फाइब्रिन जो होता है धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कैसे कि मतलब कि गूँथने के लिए धागा का आवश्यकता होता है, जैसे और फाइब्रिन जो होता है आके ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मतलब बैठ जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग को मतलब कि पूरा क्लॉट हो जाता है, जम जाता है ब्लड। ठीक है, समझ में आया होगा टॉपिक। कुछ और आगे है थोड़ा सा, और वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए एंजाइम क्या होता है, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच मेंटेन द स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये एंजाइम क्या करता है, मतलब कि क्या जैविक अणु होते हैं, जैविक कैटलिस्ट होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं स्पीड को, हमारे मेटाबॉलिक जैविक जो प्रक्रिया होता है उसके स्पीड को, रिएक्शन को मेंटेन करता है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, दे आर दोज कंपाउंड विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट आल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लाइक ये रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं और ये इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। दो टर्म होता है, एक क्लॉटिंग होता है और एक क्या होता है, कोगुलेशन होता है। क्या होता है, क्लॉटिंग और एक कोगुलेशन। तो क्लॉटिंग क्या होता है, जब शरीर के अंदर जम रहा है ब्लड तो उसको क्लॉटिंग बोलेंगे, और शरीर के बाहर जब जम रहा है ब्लड तो उसको कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा क्या, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिट्रेट। तो दोनों आपका सही हो जाएगा आंसर। सोडियम ऑक्जेलेट भी होता है और सोडियम सिट्रेट भी होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अभी तक तो एग्ज़ाम में आ चुका है, शायद एक बार आया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एंटी क्लॉटिंग एजेंट फाउंड इन, अभी हम लोग बता चुके हैं क्या एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं जमने देता है, वो क्या होता है, हेपेरिन होता है। क्या होता है ये, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये लीवर में बनता है। ठीक है, अब देखिए एक टर्म होता है सीरम। क्या होता है सीरम, तो जब ब्लड से हम लोग जब ब्लड से हम लोग फाइब्रोनोजन निकाल देते हैं, अर्थात उसके थक्का होने का गुण को हटा देते हैं, तो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ब्लड से जब फाइब्रोनोजन हटा देते तो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ये इसका खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था, शायद 1909 में किया था। इसको आप कंफर्म कीजिए कमेंट में, कब किया था, 1909। हमको ध्यान आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। और डिस्कवर कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर, और इसको नाम क्या दिया था, ABO सिस्टम, ABO सिस्टम। ठीक है, ABO सिस्टम इसका नाम दिया था। आगे हम लोग देखते हैं। और फिर यही बाद में जाके RH फैक्टर का भी खोज किया था। RH फैक्टर क्यों इसका नाम पड़ा था, तो यहाँ पे डिसस मंकी पे ये प्रयोग किया गया था, इसलिए RH फैक्टर भी कहा जाता है इसको। और इस डिस्कवर किया गया था लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा, वीनर। और इसको जो RH फैक्टर है इसको ऑल्सो मतलब कि डी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। RH फैक्टर को डी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है। ठीक है, पहले ये फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। प्लस जो होता है माइनस को नहीं दे सकता है, लेकिन माइनस जो है माइनस को भी दे सकता है और प्लस को भी दे सकता है। ठीक है, यानी क्या जाने, प्लस जो है केवल प्लस को दे सकता है, लेकिन माइनस जो है ये प्लस को भी दे सकता है और माइनस को भी दे सकता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब बन जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे ये फैक्ट है, डेटा है, याद करना होगा हम लोग को। A पॉजिटिव किसको किसको दे सकता है, पॉजिटिव है तो पहले तो केवल पॉजिटिव को देगा, निगेटिव को सब हट जाएगा। तो A को दे सकता है, AB को दे सकता है, और किसको किसको नहीं दे सकता, मतलब कि किससे किससे ले सकता है, तो A से भी ले सकता है और फिर O से भी ले सकता है। ये सब आप देख लीजिएगा, रोक देते हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, ABO सिस्टम में O हो जाता है। एक सेकेंड, ABO सिस्टम में कौन हो जाएगा, O हो जाता है। और रिसर्च फैक्टर RH फैक्टर मिला दे, डी सिस्टम मिला दे तो O निगेटिव जो होता है सबको दे सकता है ब्लड,
ओ नेगेटिव हो सकता है क्या, मतलब कि ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कौन होता है, तो ये ए बी या फिर ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है और ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ठीक है गाइज। चलिए अब यहाँ पे इनहेरिटेंस वाला है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि जैसे कि बोल दिया कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है और चाइल्ड्स का ब्लड ग्रुप ये है, तो बोलिए बताइए कौन सा बच्चा जो है एडॉप्टेड है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल का मटर वाला जो एक्सपेरिमेंट था, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे बनता है, इसका ए आ गया, इसका बी आ गया, ठीक है, फिर इसका ए आ गया, इसका ओ आ गया, फिर इसका बी आ गया और इसका बी आ गया, फिर इसका बी आ गया और इसका बी आ गया। देखिए क्या क्या ब्लड ग्रुप बन सकता है बच्चों का, अगर इनसे बच्चे होते हैं तब। तो ए बी हो सकता है, या ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या फिर बी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या है, एक का ए है, एक का बी है, एक का ओ है। तो ए तो हो सकता है इसी का बच्चा हो सकता है, होगा, बी इसी का बच्चा होगा, लेकिन ओ यहाँ पे कोई चांस ही नहीं होने का बच्चा, मतलब इन लोग से। तो यहाँ पे ओ जो क्या है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, ओ क्या है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है। तो गाइज लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।